भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण और अधिगम के प्रकरण शिक्षण का पार्ट 2, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे शिक्षण की विशेषताओं का, उसके चरों का और उसके कार्यों का, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि शिक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से उसके चर हैं, कौन कौन से वेरिएबल हैं, जिनके माध्यम से हम शिक्षण प्रक्रिया को समझ सकते हैं। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन योकम तथा सिम्पसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग में किया है। अतः शिक्षण की इन प्रमुख विशेषताओं को हम समझते हैं। पहली है वांछनीय सूचना देना। सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का ज्ञान भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह सब कुछ हमने प्रयास और त्रुटि, सूझ तथा अनुकरण द्वारा सीखा है। हमें चाहिए कि ज्ञान के भंडार के संबंध में बालकों को सुव्यवस्थित रूप से आवश्यक सूचनाएं दें। शिक्षण सिखाना है। शिक्षण से तात्पर्य है पथ प्रदर्शन। अच्छा शिक्षण ही वह शिक्षण है जो बालकों को सीखने के लिए उचित मार्ग दिखाए। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं का पता लगाए तथा उन्हीं के अनुसार उनका मार्गदर्शन करे। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट तथा डाल्टन एवं बेसिक आदि शिक्षण विधियों का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगला है चुने हुए तथ्यों का ज्ञान। जब से मानव इस पृथ्वी पर आया है, उसी समय से वह प्रकृति से संघर्ष करता आ रहा है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमारा ज्ञान भंडार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इतने अधिक बढ़ते हुए ज्ञान को बालक इतने कम समय में नहीं सीख सकता। अतः शिक्षण द्वारा बालक को चुने हुए शैक्षिक एवं लाभप्रद तथ्य बताने चाहिए। अगला है सहानुभूतिपूर्ण। अच्छे शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा बालकों के साथ परस्पर मित्रता तथा सहानुभूति का व्यवहार किया जाए। वह अध्यापक जो एक जल्लाद का रूप ले लेता है या वह अध्यापक जो अपने को एक न्यायाधीश समझने लगता है, जिसे प्रत्येक अपराध के लिए लिखित नियमों के अनुसार सजा देनी है, कदापि अच्छा शिक्षण प्रदान नहीं कर सकता। बालकों की त्रुटियों पर केवल सजा देना शिक्षक का कार्य नहीं है, बल्कि उसको सुधारना ही उसका कार्य है। अतः शिक्षण सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए, न कि क्रूरता पर। अगला है हमारा सहयोग पर आधारित। शिक्षण एक मार्गीय नहीं होता, उसके लिए अध्यापक तथा विद्यार्थियों के बीच सहयोग होना आवश्यक है। यदि विद्यार्थियों का सहयोग अध्यापक को प्राप्त नहीं होगा तो कभी भी सफल शिक्षण नहीं हो सकता। विद्यार्थियों के सहयोग के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह उनके लिए अच्छी क्रियाओं का आयोजन करे। अगला बिंदु है प्रजातांत्रिक। वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है। कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। वास्तव में अच्छा शिक्षक वही है तो बालकों में प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति को उत्पन्न कर दे और वह अपने प्रतिदिन के व्यवहार एवं आचरण से प्रजातंत्रीय भावनाओं द्वारा प्रेरणा ग्रहण करे तथा उनमें प्रजातंत्रीय विचारों को जीवन में उतारने की भावना का विकास करे। अगला बिंदु है प्रगतिशील। बालक की सच्ची शिक्षा उनके निजी अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। अच्छा शिक्षण बालक के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान प्रस्तुत करता है। इससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन तथा सुधार होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा गुणकारी योजना पर आधारित। अच्छा शिक्षण देने के लिए सबसे पहले शिक्षण देने की अच्छी योजना बनाना आवश्यक है। यदि योजना न बनाई जाए तो शिक्षण में क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, कब पढ़ाएं, इन सब प्रश्नों के उत्तर के संबंध में अस्पष्ट विचार रहेंगे। निर्देशात्मक। अच्छे शिक्षण में बालक को निर्देश दिया जाता है कि
निर्देश दिया जाता है, न कि आदेश। कक्षा का वातावरण निर्देशात्मक होना चाहिए, वहाँ कठोर अनुशासन को अच्छा नहीं समझा जाता। अध्यापक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिनमें कार्य करके बालक अनेक गुण ग्रहण कर लेता है। अगला बिंदु है निदानात्मक एवं उपचारात्मक। आज हम वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा बालक की योग्यताओं, क्षमताओं एवं संवेगात्मक विशेषताओं का पता भी सरलतापूर्वक लगा सकते हैं। उक्त साधनों के द्वारा हम शिक्षण को निदानात्मक बना सकते हैं। साथ ही व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षण की नवीन पद्धतियों तथा पिछड़ेपन के कारणों का ज्ञान प्राप्त करके हम शिक्षण को उपचारात्मक भी बना सकते हैं। संक्षेप में, शिक्षण क्रियाशील रहने के अवसर प्रदान करता है। शिक्षण सीखने का संगठन है। यह बालक को अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है। शिक्षण तैयारी का एक साधन है जो बालक को संतुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार हमने देखा कि शिक्षण की विशेषताएं वांछित सूचना देना, सिखाना, चुने हुए तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, सहयोग पर आधारित शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण, प्रगतिशील प्रक्रिया, गुणकारी योजना पर आधारित शिक्षण निर्देशात्मक होता है और इसमें निदानात्मक एवं उपचारात्मक पहलू भी संभव है। आगे अगला बिंदु है हमारा औपचारिक प्रक्रिया। शिक्षण की विशेषता में शिक्षण जो है वह औपचारिक प्रक्रिया भी है। औपचारिक प्रक्रिया के तहत ही हम कक्ष में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। अगला बिंदु है सामाजिक प्रक्रिया। क्योंकि कक्ष एक लघु समाज होता है और उस समाज में होने वाली प्रक्रिया, चाहे वो शिक्षण की प्रक्रिया हो, चाहे शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया हो, वह एक लघु सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न क्षेत्रों के लोग आकर के वहाँ अध्ययन करते हैं और समाज का एक लघु प्रतिरूप नियोजित किया जाता है। अगले है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। कक्ष के शिक्षण में शिक्षक द्वारा कई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समायोजित किया जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं का ध्यान रख करके बालकों को अच्छा शिक्षण करवाया जाता है। उद्देश्य युक्त क्रिया। कक्षा कक्ष का शिक्षण शिक्षार्थियों के लिए एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, चाहे वो शिक्षार्थी के माध्यम से देखा जाए या शिक्षक के माध्यम से देखा जाए। दोनों ही ओर से जब देखा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया जो है वह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात उसमें किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के शिक्षण कार्य किया जाता है। अगला बिंदु है ज्ञानात्मक व क्रियात्मक प्रक्रिया। शिक्षण कार्य में ज्ञानात्मक व क्रियात्मक चीज़ों पर फोकस किया जाता है। क्रियात्मक पक्ष पर अधिक फोकस किया जाता है। पहले विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक पहलू को समझाया जाता है, सैद्धांतिक पहलू को समझाया जाता है और उसी सैद्धांतिक पहलू की सहायता से वहाँ प्रैक्टिकल करवाया जाता है, क्रियात्मक पक्ष को मजबूत बनाया जाता है। अगला है कौशल युक्त प्रक्रिया। शिक्षक शिक्षा में बालकों में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता विकसित करने के लिए विभिन्न कौशलों का परिमार्जन किया जाता है, विभिन्न कौशलों से उन्हें अवगत करवाया जाता है और उन कौशलों में परिपक्व बनाया जाता है, जिससे प्रशिक्षणार्थी एक अच्छा अध्यापक बन करके सामने आए। अगला है शिक्षण के दो पक्ष, शिक्षक व शिक्षार्थी। शिक्षक व शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर शिक्षक का वजूद शिक्षार्थी से है और शिक्षार्थी का वजूद शिक्षक से, शिक्षक ही शिक्षार्थी के उद्देश्यों की पूर्ति करता है और शिक्षार्थी शिक्षक की जो क्रियाएं हैं, शिक्षण की क्रियाएं हैं, उसकी संपन्नता के लिए जिम्मेदार है। अगला है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। 3 ध्रुव होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में, 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है जिसके ऊपर आश्रित होता है शिक्षार्थी, और उन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम का समावेश किया जाता है। अगला बिंदु है हमारा प्रभावी शिक्षण। प्रभावी शिक्षण
से आशय उन समस्त गतिविधियों एवं संसाधनों से होता है जो कि शिक्षण के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। प्राचीन काल में भी प्रभावी शिक्षण के लिए मानदंडों का निर्धारण किया जाता था तथा उन मानदंडों के आधार पर ही शिक्षण को प्रभावी माना जाता था। आज भी शिक्षकों के नाम पर ही उनसे शिक्षण पाने के लिए छात्र इच्छुक रहते हैं, क्योंकि इन शिक्षकों की समाज में विशेष प्रकार की छवि है और इसका कारण है उनका प्रभावी शिक्षण। शिक्षक का सकारात्मक और सुविधापूर्ण व्यवहार प्रभावी शिक्षण के वातावरण का सृजन करता है। प्रभावी शिक्षण के आधार पर छात्र शिक्षक को अपना सहयोगी समझता है तथा अपनी समस्त शैक्षिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न उपाय बतलाकर तथा छात्रों को प्रेरणा प्रदान करके गतिविधियां संपन्न करने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति प्रभावी शिक्षण के वातावरण का सृजन करती है। इस प्रकार परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं, प्रभावी शिक्षण का आशय उन समस्त शिक्षण योजनाओं, नीतियों एवं अनवरत सुधारात्मक प्रक्रियाओं से है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि छात्रों के उच्च अधिगम स्तर के लिए शिक्षण का प्रभावी होना आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक कार्य का निर्धारण, शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार, शिक्षक द्वारा सामुदायिक सहयोग प्राप्त करना, शिक्षक के उत्तरदायित्व तथा उचित संप्रेषण के लिए शिक्षक में योग्यता विकसित की जाए। छात्रों के लिए भी अधिगम कौशलों का विकास, अधिगम वातावरण का निर्माण, रुचिपूर्ण शिक्षा एवं गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे शिक्षण को प्रभावी रूप में संपन्न किया जा सके। प्रभावी शिक्षण का संबंध सामान्य रूप से शिक्षक, शिक्षार्थी एवं कक्षा कक्ष से होता है। प्राय यह देखा जाता है कि छात्र एक शिक्षक की कक्षा में रुचिपूर्वक अध्ययन करते हैं, वहीं दूसरे शिक्षक को कक्षा में छात्र रुचि नहीं लेते। इसका प्रमुख कारण शिक्षण की प्रभावशीलता है, क्योंकि प्रभावी शिक्षण में अधिगम वातावरण का सृजन किया जाता है जो कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है। प्रभावी शिक्षण की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उन सभी व्यवस्थाओं, व्यवहारों, संसाधनों एवं संप्रेषण आदि के उपायों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे शिक्षक एवं छात्रों का संबंध होता है। प्रभावी शिक्षण हमेशा नियोजित होना चाहिए। एक सुनियोजित तरीके से शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए, जिसमें पाठ्य योजना बनाई जानी चाहिए और एक गिनी चुनी विधियां, जो एक सेलेक्टिव विधियां हैं, उनके माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। प्रभावी शिक्षण का अगला बिंदु है क्रियाशीलता के अवसर उपलब्ध करवाए जाए, जिसमें शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। शिक्षण, प्रभावी शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अर्थात इसमें कक्षा कक्ष में लोकतंत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात इसमें शिक्षक द्वारा सभी बालकों को अपने अपने मतानुसार स्वविवेक से निर्णय लेने, समझने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अर्थात लोकतंत्रात्मक तरीके से शिक्षक कक्षा कक्ष का संचालन करे और उसका आयोजन करे। अगला है बालक की रुचि पर आधारित। प्रभावी शिक्षण बालक की रुचि पर आधारित हो तो ज़्यादा उन्नतिशील होगा। बालक की रुचि को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। बालक की रुचि के तहत ही बालकों को उनकी रुचि के अनुसार ही ज्ञान प्रदान किया जाए, उनके रुचि के अनुसार ही विषय वस्तु का शिक्षण करवाया जाए, विषय वस्तु को समझाया जाए। प्रभावी शिक्षण का ही अगला बिंदु है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से ही बालकों की कमियों के कारणों का पता लगाया जाता है और उन कमियों के कारणों का पता लगाकर उनको दिशा निर्देश देकर उपचारात्मक सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रभावी शिक्षण का अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान पर आधारित। प्रभावी शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके नवीन ज्ञान को प्रदान किया जाता है। शिक्षक के द्वारा जो भी कुछ पढ़ाया जाना है, जो भी कुछ सिखाया जाना है, उससे बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित करके आगे पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बालक अपने बेसिक नॉलेज को अपने नवीन ज्ञान से समायोजित कर सके और आसानी से सीख सके।
अगला बिंदु है अभिप्रेरणा से युक्त होना। शिक्षक का कर्तव्य है कि बालकों को मोटिवेट करे, बालकों को अभिप्रेरित करे और ऐसी अभिप्रेरणा उनके अंदर लाए जिससे वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। क्यों? क्योंकि बाहरी रूप से अभिप्रेरणा इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं होती है जितनी अभिप्रेरणा आंतरिक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने में मददगार साबित होती है। वही प्रभावी शिक्षण है। अगला बिंदु है रुचि व योग्यता पर आधारित होना। बालक की रुचि विकसित की जाए, बालक के विभिन्न विषयों में योग्यता क्षमताओं का विकास किया जाए। क्षमताओं का विकास करने से बालक अपने आप उस विषय में रुचि लेने लगेगा और जब रुचि आएगी तो शिक्षक के जो पढ़ाए गए जो फैक्ट हैं, पढ़ाए गए जो विषय वस्तु है, पढ़ाए गए जो कंटेंट है, उस कंटेंट का दोहरान करेगा और आगे से आगे वो सीखता रहेगा। इस प्रकार प्रभावी शिक्षण के हमने निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया है। आगे बिंदु है हमारा वांछनीय सूचना प्रदान करना। वांछनीय सूचना बालकों को प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार की उनके अंदर जो तथ्य है, जो सूचनाएं हैं, जो फैक्ट हैं, जो डाटा है, वो बालकों को प्रदान किए जाए। अगला है संवाद मूलक व अंतःक्रिया युक्त होना। संवाद मूलक अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संवाद स्थापित होना चाहिए, अंतःक्रिया स्थापित होनी चाहिए, जिसके माध्यम से अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य घनिष्ठ संबंध होगा और वह एक प्रभावी शिक्षण का प्रक्रिया संपन्न होगी। अगला है छात्र शिक्षक संबंध मधुर होना। प्रभावी शिक्षण तभी संभव है जब छात्र और शिक्षक के मध्य संबंध मधुर होता है, निर्देशात्मक हो न कि आदेशात्मक। शिक्षक का व्यवहार निर्देशात्मक होना चाहिए, यानी दिशा निर्देश प्रदान करने वाला होना चाहिए, न कि बालकों को आदेश प्रदान करने वाला। बालकों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि शिक्षक के द्वारा हमें आदेश दिया जा रहा है। बालकों को महसूस कराया जाना चाहिए कि उन्हें शिक्षक के दिशा निर्देश में रहकर कार्य करना है। अगला है प्रगतिशील। प्रभावी शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षण प्रक्रिया प्रगतिशील हो, हमेशा आगे की ओर बढ़ाने वाली हो, शिक्षार्थी को हमेशा आगे की ओर बढ़ाए, शिक्षार्थी को कभी भी पीछे की ओर नहीं धकेले, होपलेस नहीं करे, उसे उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर करे। अगला है संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करना। प्रभावी शिक्षण के तहत जब शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करे, बालकों के संवेगों को समझे और उन संवेगों में स्थिरता लाए, उनको मोटिवेशन दे करके संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करे। अगला है वर्तमान व भावी जीवन की तैयारी प्रदान करना। शिक्षक शिक्षार्थियों को वर्तमान समय में उन्हें क्या करना चाहिए और भावी जीवन के लिए उन्हें किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए, उसी शिक्षण का हम प्रभावी शिक्षण का रूप प्रदान कर सकते हैं। सहयोग पर आधारित व वातावरण के अनुकूलन में सहायता प्रदान करना। ऐसा शिक्षण जिसके अंदर शिक्षक का शिक्षार्थियों के प्रति और शिक्षार्थियों का अन्य शिक्षार्थियों अपने सहयोगियों के प्रति जो सहयोगात्मक जो भावना होती है, वही भावना एक प्रभावी शिक्षण को संपन्न कर सकती है। अगला है शिक्षक का दार्शनिक मित्र व निर्देशक के रूप में। शिक्षक का जो व्यवहार है वो एक मित्र के रूप में नियोजित होना चाहिए, एक निर्देशक के रूप में नियोजित होना चाहिए और एक दार्शनिक के रूप में होना चाहिए। अर्थात दार्शनिक के रूप में कैसे होगा कि शिक्षक बालकों को भविष्य जैसे दार्शनिक आने वाली चीज़ों को या भविष्य में होने वाली चीज़ों को दर्शन पहले ही कर लेता है, तो शिक्षक को भी चाहिए कि बालक के भविष्य में आने वाली समस्याएं, बालक को जो उसका उद्देश्य है, जो उसने जो निर्धारण कर रखा है, अपना जो लक्ष्य प्राप्ति का जो निर्धारण कर रखा है, उसके लिए वो पहले से ही डिसाइड करके उसको आगे से आगे रास्ता बनाता जाए। शिक्षण के चर। शिक्षण में 3 प्रकार के चर हैं। पहला चर स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर, तीसरा मध्यस्थ संक्षेप रहित चर। स्वतंत्र चर कक्षा में शिक्षक होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक के ऊपर किसी प्रकार के बाह्य कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। शिक्षक अपने आप में कार्यों को संपन्न करने के लिए स्वतंत्र रहता है, इसलिए शिक्षक को स्वतंत्र चर कहते हैं। आश्रित चर होता है विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी हमेशा शिक्षक के ऊपर आश्रित रहता है। जैसा शिक्षक उन्हें गाइडेंस देता है, जैसा शिक्षक उन्हें निर्देश देता है, जैसा शिक्षक उन्हें समझाता है, सुनाता है, वह विद्यार्थी शिक्षक के अनुसार ही व्यवहार करता है। तीसरा चर है मध्यस्थ चर।
मध्यस्थ चर में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संबंध स्थापित करना, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया स्थापित करना। उन अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वह पाठ्यक्रम हो सकता है, वह शिक्षण विधि हो सकती है, वह व्यूहरचना हो सकती है। इन सारी चीजों को हम मध्यस्थ चर कह सकते हैं, जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, एक उनको संयोजन की भूमिका निभाता है। इस प्रकार शिक्षण के चर 3 हैं: स्वतंत्र, आश्रित और मध्यस्थ, जिससे शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि के तहत हम जान सकते हैं। शिक्षण के कार्य 3 प्रकार के कार्य हैं। शिक्षण निदानात्मक कार्य करता है, उपचारात्मक कार्य करता है, मूल्यांकन का कार्य करता है। शिक्षण के तहत हम शिक्षक के द्वारा बालकों की समस्याओं को पहचानते हैं, समस्याओं के कारणों को पहचानते हैं, बालक के पिछड़ेपन के कारणों को पहचानते हैं, बालकों की जो कमियां हैं उनका पता लगाते हैं कि उनके पीछे कारण क्या है। दूसरा कार्य है उपचारात्मक कार्य। जिन खामियों को हमने पता लगाया, जिन समस्याओं को हमने पता लगाया, जिन व्यवधानों को हमने पता लगाया, उन व्यवधानों के लिए कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से उसके सॉल्यूशन हैं, उन कारणों में बालकों में जो भी कमियां हमें पाई गई हैं, उन कमियों को दूर करने के उपाय जिनके तहत हम लाते हैं वो है उपचारात्मक कार्य। तीसरा है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य के तहत हम पूरे पाठ्यक्रम को या पूरे विषय वस्तु को जब हम पढ़ा चुके होते हैं, उसके बाद में हम उसका एक आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अर्थात उसमें देखते हैं कि बालक ने हमारे द्वारा पढ़ाए गए, शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु को कितना सीखा और कहाँ तक उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, कहाँ तक उन्होंने अधिगम किया और किन किन क्षेत्रों में वो पिछड़ापन रहा है। इस प्रकार हम उसके मूल्यांकन कार्य को, शिक्षण के मूल्यांकन कार्य को हम समझ सकते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हमने शिक्षण के विशेषताओं का अध्ययन किया, शिक्षण के कार्य का अध्ययन किया, शिक्षण के चरों का अध्ययन किया, प्रभावी शिक्षण का अध्ययन किया। आज के वीडियो में हमने इन सब चीज़ों को देखा। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।